25 जून 1975 नई दिल्ली के बंग भवन में फोन की घंटी बजी। फोन कॉल के दूसरी तरफ थे आर.के. धवन। ये दौर था कांग्रेस का, ये दौर था इंदिरा गांधी का, और आर.के. धवन उनके विशेष सहायक थे। जिसके लिए ये फ़ोन आया था, उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रॉय। सिद्धार्थ शंकर रॉय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी थे। आर.के. धवन ने तुरंत सिद्धार्थ शंकर को पीएम आवास पहुंचने को कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती थी। उन दिनों प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास 7 RCR नहीं बल्कि 1 सफदरजंग रोड हुआ करता था। सिद्धार्थ शंकर जब पीएम आवास पहुंचे तो इंदिरा गांधी अपने स्टडी रूम में बैठी थीं। उनके चारों तरफ फाइलों का ढेर लगा था। इंदिरा गांधी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। रॉय ने पीएम का अभिवादन किया और पूछा, क्या बात है? श्रीमती गांधी ने फाइलों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आप जानते हैं ये क्या है? रॉय ने नाम सर हिलाया तो इंदिरा गांधी ने कहा, यह खुफिया रिपोर्ट है मिस्टर रॉय। ये रिपोर्ट बता रही है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग की जा चुकी हैं। हमें कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डर है निक्सन CIA की मदद से हमारा तख्ता पलट कर सकते हैं। इसलिए हमें कड़े फैसले लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ निक्सन का जिक्र हुआ, पहले निक्सन के बारे में बताते हैं। कौन थे निक्सन और इंदिरा को क्यों लगता था कि वो उनका तख्ता पलट सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। निक्सन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। कहा जाता है कि वो इंदिरा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया करते थे। अब आते हैं सिद्धार्थ और इंदिरा की मीटिंग पर। यह मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग में इंदिरा गांधी तय कर चुकी थी कि देश को शॉक ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि जब इंदिरा खुद प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने कानून मंत्री या मंत्रिमंडल के किसी अन्य सहयोगी के साथ सलाह मशविरा क्यों नहीं किया? इंदिरा क्या सोच रही थी और क्या करने वाली थी, इसकी जानकारी उनके कानून मंत्री तक को नहीं थी। सिद्धार्थ शंकर राय से उन्होंने सलाह इसलिए लिया क्योंकि एक तो वो इंदिरा के विश्वस्त थे और दूसरा उन्हें संविधान विशेषज्ञ माना जाता था। रॉय ने इंदिरा से कुछ वक्त मांगा ताकि स्थिति को समझ सके। इंदिरा राजी हो गई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जल्दी वापस आइएगा। रॉय दोपहर के 3 बजे वापस पीएम आवास पहुंचे और इंदिरा को कहा कि धारा 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है ताकि आंतरिक गड़बड़ियों से निपटा जा सके। इंदिरा सहमत हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने मंत्रिमंडल को अभी नहीं बताना चाहती। तो रॉय ने सलाह दी कि वो राष्ट्रपति से कह सकती हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। सब कुछ तय हो गया। इंदिरा ने रॉय को कहा कि वो इस प्रस्ताव को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएं, लेकिन रॉय ने इनकार करते हुए कहा कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। जाना तो पीएम को ही पड़ेगा, वो बस पीएम के साथ चल सकते हैं। शाम को 5 बजे इंदिरा और रॉय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचे। उन्हें सारी स्थिति समझाई गई तो राष्ट्रपति ने कहा, आप इमरजेंसी के कागज़ भिजवाइए। उसके बाद दोनों वापस 1 सफदरजंग रोड आ गए। अंधेरा घिर चुका था। रॉय ने इंदिरा के सचिव PN धर को सब कुछ समझा दिया था। धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर इमरजेंसी के पेपर टाइप करवाए और सिद्धार्थ शंकर रॉय उस भाषण को लिखने लगे जो आपातकाल की घोषणा करते हुए इंदिरा गांधी रेडियो पर देने वाली थी। इस तरह से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की सलाह पर देश में इमरजेंसी लग गई। रॉय 1971 से 1977 तक बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान जिस तरह की हिंसा हुई थी उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर तभी शुरू हुआ था। उस दौरान वाम दल विपक्ष में थे। विपक्षी कैडर के खून से बंगाल की धरती लाल हो गई। यही हिंसा बंगाल में कांग्रेस के पतन का कारण बनी। लेकिन जब वाम दल सत्ता में आए तो कांग्रेस से विरासत में मिली राजनीतिक हिंसा को अपना लिया। वाम दलों ने बंगाल की सत्ता में आने के बाद सियासी वर्चस्व कायम रखने के लिए हत्या और हिंसा का संगठित तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, जो वाम दल से होते हुए आज
विरासत के रूप में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस तक पहुंच चुकी है और ये सफ़र बदस्तूर जारी है। बंगाल की धरती जो ज्ञान की धरती हुआ करती थी, वो आज राजनीतिक हत्याओं के लबालब है। वो आज राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खून से लाल हो चुकी है। कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुई ये राजनीतिक हत्या तृणमूल कांग्रेस तक एक परंपरा के रूप में लगातार जारी है। ये हिंसा कब थमेगी, राजनीतिक हत्याएं कब थमेंगी, बंगाल के हर एक व्यक्ति के जहन में यही सवाल आता है। साथ ही साथ देश भी बंगाल की तरफ इस ओर बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है कि जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, ऐसे में बंगाल में राजनीतिक हत्याएं कब थमेंगी, बंगाल में शांति व्यवस्था कब बहाल होगी, बंगाल फिर से कब भारत का भाग्य विधाता बनेगा, बंगाल कब फिर से भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। धन्यवाद।